Hello everyone, welcome to Civil Step Teaching Exam and welcome to today's session. So in this class we will going to discuss CSIR NET 2023 जून में जो आपका एग्जाम हुआ था. तो एज यू ऑल नो दैट एक सीरीज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. तो आज के जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ मिक्स क्वेश्चन है जो कि आपके पार्ट सी दैट इज 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको देखने को मिले थे. तो हम यहाँ पे फिर से 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड आई होप दैट यू लाइक द सेशन, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास दैट इज CSIR नेट केमिकल साइंसेज 2023 PYQs को हम यहाँ पे क्या करेंगे डिस्कस. रिमेंबर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आज आपके रहने वाले हैं. इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे डिटेल में स्टडी करेंगे. तो इसीलिए आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज consider 4 non-interacting 4 helium atoms, each of which can occupy 3 energy level of energy 0A and 2A and the number of microstates having total energy E is equals to 3A. अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 4 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. दैट मीन्स कि 4 हीलियम एटम्स आपके पास प्रेजेंट है और अगर मैं टोटल एनर्जी की यहाँ पे बात करूं तो ये आपको कितनी दी गई है दैट इज E इज इक्वल्स टू 3A के बराबर दी गई है. क्लियर? तो यहाँ पे ये चीजें दी गई थी. अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 4 हीलियम की, तो 4 हीलियम आपके पास क्या होते हैं दैट आर योर बोसोन्स पार्टिकल्स एंड बोसोन पार्टिकल्स आपके पास क्या रहते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स जो है वो आप इन्हें कहते हैं एज यू ऑल नो दैट. तो इसके लिए कोई भी जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ अप्लाइंग फैक्टोरियल फॉर्मूला. तो जैसे हम फैक्टोरियल निकालते हैं तो इस केस में आपको फैक्टोरियल फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है. आपको क्या जरूरत है, डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट द या यू कैन काउंट द माइक्रो स्टेट्स. आप डायरेक्टली जो है वो माइक्रो स्टेट्स को यहाँ पे क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो. क्लियर? यहाँ पे यही चीज कही गई थी. अब देखो आपके पास क्या था, 0 था, A था और 2A था. तो मतलब आपके पास 3 एनर्जी लेवल्स दिए गए हैं और हमने 4 हीलियम पार्टिकल्स को इस तरीके से यहाँ पे अरेंज करना है कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी बाद में आएगी दैट बिकम्स इक्वल्स टू द 3A. अगर मैं अब इसमें और साथ में मुझे ये भी याद रखना है कि ये पार्टिकल्स क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है. तो उसकी वजह से यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करूँ कि किस तरीके से मैं इनको फिल कर सकती हूँ, तो 2 पार्टिकल्स को मैंने यहाँ रख दिया, एक को यहाँ रख दिया, एक को यहाँ रख दिया, तो 2 + A कितना हो गया, 3A हो गया. और इसी तरीके से एक और हमारे पास यहाँ पे मतलब आउटकम बन सकती है हमारे पास कि अगर मैं तीनों पार्टिकल्स को यहाँ पे रख दूं, ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 प्रोबेबिलिटीज हैं जिसके द्वारा आप यहाँ पे इन 4 हीलियम पार्टिकल्स को जो कि बोसोन के पार्टिकल्स हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं उनको अरेंज करके रख सकते हो. तो हमारे पास जो यहाँ पे आउटकम आया है वो कितने आए हैं दैट इज 2. आई मीन टू से कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 माइक्रोस्टेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं. सो दैट इज वाई ऑप्शन 3 यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा. दैट इज 2 माइक्रोस्टेट्स एंड आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हो. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2. तो ये जो है आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स के क्वेश्चन में था और दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री. और इस क्वेश्चन में अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मैच द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. जहां पे आपका टंगस्टन है और 6 क्लोरीन एटम के साथ आपकी बॉन्डिंग करी जा रही है. D इलेक्ट्रॉन अलग से दिए गए हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास अलग से दिए गए हैं. अगर मैं यहाँ पे टंगस्टन की बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है दैट इज 74. और अगर इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करती हूँ तो हमारे पास क्या रहता है, ज़ीनन 4F14, साथ में क्या आ जाएगा 5D4 एंड 6S2. इस तरीके से आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने को मिलेगी. सो इसी तरीके से आपके पास जो फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज योर WCl6. नेक्स्ट आपके पास क्या है, WCl6 नेगेटिव है एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है दैट इज WCl6 नेगेटिव है. ये मैंने लिख लिया. अगर मैं सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने का ट्राई करती हूँ
तो देखो जो हमारे पास टंगस्टन था, इसकी लास्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस हर एक क्लोरीन कितनी कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज 1। तो 6 प्लस 6 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 1 विच बिकम्स इक्वल्स टू 13, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 2 विच बिकम्स इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि 1 जो है वो आपका डील करेगा x के साथ, सेकेंड डील करेगा y के साथ, थर्ड डील करेगा आपका z के साथ। तो ये चीजें तो क्लियर होंगी। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, तो मतलब दिस इज योर x, दिस इज योर y एंड दिस इज योर z। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन ए हो सकता है। दूसरा आपके पास जो ऑप्शन बन रहा है, अभी तो कोई भी नहीं बन रहा है, लेकिन एक बार हम डी इलेक्ट्रॉन्स को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6, क्लियर है। और यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो आप फाइंड आउट कर सकते हो x - 6 = -1, दैट मीन्स की +5 आएगी यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी, क्लियर है। तो उस तरीके से अगर मैं यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करती हूँ तो देखो +6 का मतलब क्या है कि डी इलेक्ट्रॉन में 4 और 2 6 के 6 चले गए, तो मतलब कि यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसी तरीके से अब क्या था, +5 था, मतलब कि टंगस्टन +5 में एग्जिस्ट है, और हमारे पास क्या रहता है यहाँ पे 5d4 और 6s2 रहता है। तो अगर आपको 5 यहाँ से निकालनी है तो देखो यहाँ से निकल जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे कितने रह जाएंगे उसके बाद, दैट इज 1, तो यहाँ पे आ गया 1। और इसी तरीके से जब टंगस्टन आपका +4 में एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 यहाँ से चले गए, 2 यहाँ से चले गए, बचे कितने अब आपके पास 2। तो हमारे पास जो रहेगा दैट मीन्स कि 0 1 2, तो 0 सेकेंड दिस एंड देन दिस। तो इस हिसाब से हमारे पास जो सही ऑप्शन है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ऑप्शन 1 जो है वो आपके पास क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो देखो अगर इस क्वेश्चन में यू जस्ट हैव टू नो अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर, आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन है एन आइडियल गैस विद एन इनिशियल प्रेशर P एंड वॉल्यूम B अंडरगोज एन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, एक ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका आइडियल गैस वर्ड इंपॉर्टेंट है। इफ द चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू दिस एक्सपेंशन इज डेल्टा S, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज। तो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे लिखनी है दैट इज फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए, मतलब जो आपके पास ये टर्म है इसके लिए जो आपका फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनती है दैट बिकम्स इक्वल्स टू, दैट इज W इज इक्वल्स टू -Q। और अगर एंट्रोपी वाला सिस्टम साथ में लेंगे तो हमें पता है कि डेल्टा S इज इक्वल्स टू Q/T रहता है, तो वहां से Q हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज माइनस T डेल्टा S की फॉर्मेशन हो जाएगी विच बिकम्स इक्वल्स टू +T डेल्टा S, आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रही है, आइडियल गैस एग्जिस्ट कर रही है। आइडियल गैस की जो इक्वेशन है दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT रहता है। और अगर आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर ले, इधर पुट किया जा सकता है T में, तो अगर मैं T की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो PV/nR आ जाएगा हमारे पास। और अगर मेरे पास ये टेम्परेचर की बात आई है तो मेरे पास ना ये एक्सप्रेशन था, अब इसमें क्या होगा, W इज इक्वल्स टू T में क्या पुट कर किया जा सकता है, PV/nR डेल्टा S। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है दैट इज PV इंटू डेल्टा S डिवाइडेड बाय NR। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन के लिए आपके पास अगर +2 लेवल का नॉलेज भी था तब भी ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो सकता था। तो क्या है, नेट में हमारे पास जो क्वेश्चन रहते हैं एक्चुअल में दिस क्वेश्चंस आर हमें देख के लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके अप्लाई होंगे
तब जाके आपका आगे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अगर आपको आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में पता है कि अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ वहां पे हमारे पास क्या बनेगा, W इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। एंट्रोपी वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या रहता है, दैट इज एंट्रोपी की बात करूँ तो वहां पे डेल्टा क्यू बाई टी आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके लिखेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन है, टेम्परेचर निकाला, यहाँ पे पुट किया और आपके पास जो है वो डायरेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, 5 moles of B9H14 negative react with 2 moles of B5H9 at 85 degrees Celsius, resulting in the evolution of 9 moles of hydrogen and the formation of a monoanionic borane cluster that has a nidostructure, closostructure, arachnostructure या फिर hypostructure। तो देखो दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है और एक सिंपल रिएक्शन। अगर आपको इस रिएक्शन के बारे में पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्लियर? तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपके पास क्या है, 5 मोल्स है किसके, B9H14 नेगेटिव के, साथ में आप उसमें ऐड कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ B5H9 को। क्लियर? और एट 85 डिग्री सेल्सियस जब आप इस रिएक्शन को करोगे तो वहां से एक बात तो क्लियर है कि 9 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपके क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और उन्होंने पूछा था कि जो यहाँ पे साथ में एलिमेंट एक क्लस्टर फॉर्म हो रहा है उसका स्ट्रक्चर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म होगा B11H11। इस तरीके से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी, दैट इज योर 4 नेगेटिव एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू योर नीडो स्ट्रक्चर। क्लियर? सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 1 जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर है ये बात? सो ये बिल्कुल एक इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपके पास दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। तो एक अच्छा और मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किया गया था। द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग टू दिस पॉइंट। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे ये दिया गया है इसे क्या कहा जाता है। सो इसे आप कहते हैं दैट इज कार्बोरेन एसिड। ठीक है, दिस कंपाउंड इज नॉन एज कार्बोरेन एसिड और आपको इन ऑप्शन में से एक करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि जो इसका कॉन्जुगेट बेस है वो एक नॉन कोऑर्डिनेटिंग एनाइन है। सेकेंड है कि जो आपके पास ये कंपाउंड दिया गया है ये स्टेबल आइसोहेड्रल ज्योमेट्री की फॉर्मेशन करता है, ये एक सुपर एसिड है और ये प्रोटोनेट कर सकता है फ्लोरीन और बेंजीन तक को भी। तो अगर मैं कार्बोरेन एसिड की बात करूं सो यस दिस इज द वेरी गुड सुपर एसिड और ये लाइन डायरेक्ट दी गई होती है, दिस इज अ वेरी गुड सुपर एसिड। और साथ में ये क्या है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड एसिड की फॉर्म में ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है, मतलब कि ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रोटोनेट जैसी चीजें जो है वो कर सकता है। मतलब एक हाई लेवल के कंपाउंड को भी ये क्या कर सकता है, प्रोटोनेट जो है वो कर सकता है। अब देखो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि कार्बोरेन इज अ वेरी गुड सुपर एसिड, तो मतलब ऑप्शन सी तो आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो मतलब सी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बाकी की चीजें चेक करनी पड़ेंगी। अब क्योंकि ये सुपर एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रोटोनेट कर सकता है। सो यस इट कैन प्रोटोनेट फ्लोरीन एंड बेंजीन, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट्स हमारे पास सही होगी। अब हमें यहाँ पे एक और चीज देखनी है कि जो हमारे पास कार्बन रहता है वो किसके साथ आइसोलोबल होता है, दैट इज योर बोरोन और हाइड्राइड के साथ। BH के साथ आपको इसकी आइसोलोबलिंग देखने को मिलती है और इसी तरीके से जो आपका क्लोरीन होता है वो आपका आइसोलोबल होता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो अगर हमें ये चीज पता है तो इसमें पुट करेंगे तो H आपका जैसे था वो वैसे बाहर ही रहा, कार्बन की जगह अब आपका आ जाएगा BH, नेक्स्ट आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, देन आपका आ जाएगा B11 और C की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, H11। क्लियर? अगर आप इसे थोड़ा सा सही करके लिखते हो तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, दैट इज B12 और H13 करके इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर कैलकुलेट कर दिया इसको, और अगर मैं इसे और थोड़ा सा कैलकुलेटेड फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास बन जाएगा दैट इज B12H12 2 नेगेटिव।
क्या इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है? तो यस, इसको लिखा जा सकता है। और जब इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? क्लोजो टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्लोजो से रिलेटेड कोई बात नहीं थी। लेकिन जब जब आपका बोरोन जो है वो 12 में एग्जिस्ट करता है तो वहां पे आपके पास आइसोस्केड्रल ज्योमेट्री की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सो दैट इज व्हाई आई कैन से ऑप्शन बी आपके पास क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। तो अभी तक आप देख लो बी सी डी जहां पे हैं वो आपके पास सही है। तो यहाँ पे एक 4 ऑप्शन को कैंसिल कर दो, फर्स्ट ऑप्शन को भी कैंसिल कर दो। अब देखना है कि ए ऑप्शन आपके पास सही है या नहीं है। तो ये कह रहा है कि इट्स कॉन्जुगेट बेस इज द नॉन कोऑर्डिनेटिंग एनाइन। तो ये बिल्कुल सही है कि जब आप यहाँ से H को रिमूव कर दोगे तो यहाँ पे एक बल्की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिलेगी एंड दिस शोज दैट इट इज द नॉन कोऑर्डिनेटिंग एनाइन। तो आप इसे क्या कहेंगे? नॉन कोऑर्डिनेटेड एनाइन की फॉर्मेशन होगी। सो आई कैन से दैट ऑप्शन ए इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन 3 इज द राइट वन, दैट इज ए बी सी एंड डी आपके सारे के सारे क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। So this is all about the question number 5. Now move to the next question, that is your question number 6. Okay, so this question is from the analytical chemistry. ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था? एनालिटिकल केमिस्ट्री से लिया गया था। और क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? In the differential scanning calorimetry plot of a polyethylene sample given below, if the heat of fusion is 68.4 calorie per gram, the percent crystallinity of the sample is। तो आपको यहाँ पे percent crystallinity को find out करना है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ना ये एरिया दे रखा है, ठीक है, और ये जो पीक के अंदर का एरिया है ये आपके पास जो है वो फ्यूजन की एनर्जी को शो कर रहा है, ठीक है। परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी का जो ये वर्ड यहाँ पे दिया गया है इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो क्रिस्टल है वो इस टाइम क्या है? प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। और अगर प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है और क्रिस्टल क्या है आपके पास? अमोर्फस इन नेचर रहेगा। अमोर्फस इन नेचर है तो जब आप इस स्ट्रक्चर को मेल्ट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू वहां से डेल्टा HF की आएगी वो क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि पीक के अंदर का जो एरिया है वो हमें क्या बताता है कि कितनी हीट आपके पास एब्जॉर्ब हुई है। सो बाय यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज क्रिस्टलिटी। ठीक है, अब आपके पास जो ये परसेंटेज क्रिस्टलाइन था इसका मतलब था कि स्ट्रक्चर अमॉर्फस है बट प्योर है, उसे जब मेल्ट करोगे तो आपके पास जो फ्यूजन की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू जस्ट नीड द formula, that is percentage crystallinity which becomes equals to, that is heat absorbed divided by calculated value multiplied by 100। तो आई होप कि आपको ये जो फॉर्मूला है दैट इज ये आपको पता हो। कैलकुलेटेड वैल्यू का मतलब क्या है कि जो आपको डेल्टा HF दिया गया होगा जो कैलकुलेटेड फॉर्म में रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेल्टा HF की वैल्यू जो हीट एब्जॉर्प्शन के उसमें दी गई है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो पीक के अंदर का एरिया है ये हमें किसके बारे में बताता है? हीट एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है। तो कितनी वैल्यू दी गई है? दैट इज योर 54.5 और जो आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी वो कितनी थी? क्वेश्चन में दी गई है दैट इज 68.4। मल्टीप्लाई कर दोगे जब आप इसे 100 से तो आफ्टर सॉल्विंग इट विल बिकम अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 79%। सो दैट इज वाई ऑप्शन 4 यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो भी पीक के अंदर का एरिया है दैट इज योर हीट एब्जॉर्प्शन पार्ट। और क्रिस्टलिनिटी का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर हमारे पास बिल्कुल प्योर है लेकिन जब हम उसको मेल्ट कर रहे हैं तो वहां पे फ्यूजन की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू इन द मेन फॉर्मूला एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर। क्लियर? सो ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे हम, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। सो देखो केमिकल बॉन्डिंग से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले तो ये याद रख लो कि ये क्वेश्चन कहाँ से है? दैट इज फ्रॉम योर पार्ट केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर? और यहाँ पे आपको बोला है अमंग
कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, दैट इज सल्फर टेट्राफ्लोराइड है, परक्लोरेट है, फ्लोरीन और क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है, IF4 पॉजिटिव है, द नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग सी सॉ शेप, सो यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट कि कितने कंपाउंड्स की सी सॉ शेप यहाँ पे रहेगी। तो सल्फर की बात करूँ तो ये 6 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका आ जाएगा लोन पेयर। सो यस यू कैन से दैट कि ये शेप आपके पास क्या है, सी सॉ शेप है। तो एक बन गया अभी तक। पर क्लोरेट की बात करूं Cl, तो एक ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा नेगेटिव, 3 ऑक्सीजन आपके पास आ जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है। नेम्स सेम जो है वो आपके पास नेक्स्ट है, दैट इज फ्लोरीन है, बट क्लोरीन O3 साथ में है। तो यहाँ पे जो आपका सेंट्रल मेटल यहाँ पे रहेगा दैट इज योर क्लोरीन ऑब्वियसली, ठीक है। और साथ में आपके पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 ऑक्सीजन जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो दिस इज ऑल्सो द टेट्राहेड्रल वन। अब है आपके पास IF4 पॉजिटिव, तो ये 7 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है आयोडीन, लेकिन 1 2 3 4 तो आपके पास हो गए हैं। पॉजिटिव साइन है, मतलब कि एक आपका गायब हो जाएगा, एक लोन पेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो इस तरीके से आई कैन से दैट कि ये वाली शेप भी आपके पास कैसी है, सी सॉ शेप आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आई कैन से दैट कि 2 स्पीशीज ऐसी हैं जहाँ पे सी सॉ शेप आपको देखने को मिलेगी। सो हेंस हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1, 2 स्पीशीज इज द राइट आंसर। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे एनर्जी लेवल डायग्राम दी गई है फॉर द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द साइक्लिक C3H3 रेडिकल and the delocalization of the molecule in the ground state in units of beta, where beta is the Huckel constant for the interaction। तो सबसे पहली बात तो ये आपको क्या दिया गया है, C3H3, और क्योंकि मुझे आगे चीजें थोड़ी याद भी रखनी है तो मैं इसका स्ट्रक्चर उल्टा ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे फ्री रेडिकल है जिसको आप साइक्लो प्रोपेनल रेडिकल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और याद रखना कि ये जो पार्ट है इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। सबसे पहले तो जितनी चीजें हमें पता है उनको हम लिख लेंगे, डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। क्लियर है? सो ये चीजें हमें सारी पता थी। इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने यहाँ से ध्यान में रख लिया था कि इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो इस तरीके से फॉर्म होगा, जहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ, सो दिस इज अल्फा माइनस बीटा एंड दिस इज अल्फा प्लस 2 बीटा। क्लियर? हकल रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है। फिलिंग की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक रेडिकल की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपके पास। और इसी तरीके से जब आपको फाइंड आउट करनी है टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू, अब आप लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, दैट इज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सो दैट इज अल्फा माइनस बीटा। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी आपकी बराबर आ जाएगी 3 अल्फा प्लस 3 बीटा के। यहां तक हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया था, डीलोकलाइजेशन एनर्जी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर डीलोकलाइजेशन एनर्जी है, सबसे पहले तो इसको लिख लो, इट बिकम्स इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले तो जो आपका आया था 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, इसको लिख लो। साथ में आपके पास यहाँ पे इट्स नॉट प्लस, एक्चुअल में यहाँ पे आएगा आपके पास, क्योंकि हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, यहाँ पे माइनस, ठीक है। साथ में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, और क्योंकि वहां पे डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, वहां पे वो चीजें जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपके पास आएगा अल्फा। और जब आप इसको करोगे प्रॉपर कैलकुलेट तो आपके पास आंसर आएगा सिंपल बीटा। बीटा का मतलब क्या है कि सिंपल 1 आपके पास आंसर आ रहा है। सो दैट इज वाई हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 2 जो है वो आपके पास क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल की फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिलेगी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन 2 दैट इज 1 इज द
राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जो है जब आप हक्कल थ्योरी को पढ़ते हैं रेडिकल्स के केस में, तो वहां से ये वैल्यूज हमें पता है कि जैसे जो लोअर है वहां पे अल्फा प्लस 2 बीटा है, हाइयर पे क्या रहेगा अल्फा माइनस बीटा, इस तरीके से आपको वैल्यूज जो है वो देखने को मिलेंगी। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द, यहाँ पे क्या दिया गया है, ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ द हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग HCl एंड NCl इज 0.5। तो मतलब कि टी ट्रांसफरेंस नंबर किसका दिया गया है, H पॉजिटिव का, और उसकी वैल्यू 0.5 है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज आपको दे रखी हैं H पॉजिटिव की कितनी है 350 है, सोडियम की कितनी है 50 है, और क्लोरीन की कितनी है 75 है। एंड द रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl एंड NaCl, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ डीप कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर मैं कंसेंट्रेशन ऑफ HCl को x ले लूं और कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को मैं यहाँ पे क्या ले लूं y ले लूं, तो अगर मुझे इन दोनों को फाइंड आउट करना है तो मेरे पास क्या दिया गया है, एक फॉर्मूला रहता है जब भी हम ट्रांसफरेंस नंबर को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सो इट विल बिकम इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा लिखूंगी, मतलब फॉर्मूला को टिल्ट करूंगी किस फॉर्म में, जो कि यहाँ पे आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज दी गई हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं H पॉजिटिव की बात करूं तो मैं उसको X से डिनोट कर सकती हूँ और मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज इट इज नॉट लैम्डा, इस तरीके से आएगा लैम्डा इंफिनिटी H पॉजिटिव। नीचे आपके पास H पॉजिटिव और Cl आयन में जो है वो चीजें टूट जाएंगी, देन इट विल बिकम X डॉट लैम्डा इंफिनिटी HCl प्लस Y डॉट लैम्डा इंफिनिटी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। नाउ यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। तो हम क्या निकाल रहे हैं, ट्रांसफरेंस नंबर को फाइंड आउट कर रहे हैं H पॉजिटिव के लिए। तो अब आप खुद देखो कि H पॉजिटिव, देखो H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के लिए वैल्यूज आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज में दे रखी हैं। अब देखो यहाँ भी 10⁻⁴ है, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, तो मतलब कि ये आपस में क्या होने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं। तो इसको तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ निग्लेक्ट, तो मैं जस्ट लिखूंगी डायरेक्ट वैल्यू। तो x का हमारे पास आ गया x मल्टीप्लाई क्या वैल्यू दी गई है H पॉजिटिव की, दैट इज योर 350। अब देखो नीचे क्या है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो मतलब H पॉजिटिव में हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 350x प्लस Cl के लिए कितनी वैल्यू दी गई थी हमारे पास 75, तो 75 क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x इंटू 350 प्लस 75y, और नेक्स्ट हमारे पास इट्स नॉट 75y, एक्चुअल में दिस इज 75x, क्योंकि अभी हम HCl को ही फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, सोडियम के लिए कितना दे रखा था 50, तो ये आ जाएगा 50y प्लस 75y। ठीक, तो जब आप इसको प्रॉपर वे में कैलकुलेट करोगे, अब देखो ट्रांसफरेंस नंबर की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट दे रखी है, दैट बिकम्स इक्वल्स टू 0.5, तो ये बन जाएगा आपके पास 350x डिवाइडेड बाय, जब आप इसे प्लस करोगे तो 350 प्लस 75 आपके पास हो जाएगा, दैट इज 425x प्लस 50 प्लस 75 को अगर आप करोगे इट विल बिकम्स इक्वल्स टू 125y। अब आपको इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इसको प्रॉपर सॉल्व कर लोगे यू विल गेट 125y विच बिकम्स इक्वल्स टू 275x। ठीक है, अब आपसे पूछा गया था HCl ओवर NaCl, HCl को हमने माना था x, NaCl को माना था y, तो x बाय y आपके पास क्या हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 275। तो जब इस तरीके से आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी 125 ओवर 275, तो इट विल बिकम्स इक्वल्स टू 5/11 आफ्टर सॉल्विंग दिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो आपके पास क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा, दैट इज 5/11 इज द राइट आंसर। अब देख लो ये क्वेश्चन जो है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये आपका क्वेश्चन लिया गया है एंड यू जस्ट हैव टू नो अबाउट द फॉर्मूला। यस, दिस इज कैलकुलेटिव वन, और अगर आपको फॉर्मूला के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता है कि ब्रेकडाउन किस तरीके से हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो सकता है।
Clear? So again, this is all about this question. Now the next question, that is your last question, question number 10. The number of cation vacancies per mole when NaCl is doped with 10 raised to power minus 3 mole % of BCl3 is. तो यहाँ पे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपके पास 3 Na पॉजिटिव आयंस हैं तो वहां पे एक आपके पास क्या रहेगा, बोरोन 3 पॉजिटिव जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करेगा. मतलब अगर आपको एक बोरोन 3 पॉजिटिव को रिप्लेस करना है, सो इट विल रिप्लेस बाय कितने सोडियम आयंस आ जाएंगे हमारे पास, 1 सोडियम आयन. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहां तक इन चीजों को समझ लो. उसके बाद वो कहता है कि हम B3 पॉजिटिव आयन को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, और उसके लिए हमें 1 Na पॉजिटिव की जरूरत है. सो देयरफॉर फॉर एवरी बोरोन 3 पॉजिटिव आपके पास क्या होगा, 2 केटाइन वैकेंसी जनरेट होगी. ठीक, यहां तक जब आपकी चीजें हो जाएंगी तो आप अब क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना दिया गया है आपको, दैट इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 3. मोल % किसकी दी गई है साथ में, मोल % ऑफ बोरोन 3 पॉजिटिव की. ठीक है, तो इसीलिए ये था आपके पास 100 नंबर ऑफ मोल्स के लिए. अगर आपको 1 नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl निकालना है तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दोगे किससे, 100 से. तो जब आप इसे 100 से डिवाइड कर दोगे इट विल बिकम इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मोल ऑफ बोरोन 3 पॉजिटिव. तो कितने बोरोन 3 पॉजिटिव को कितने से रिप्लेस किया जा रहा था, केटाइन वैकेंसी जनरेट हो रही थी, दैट इज 2. सो इट विल बिकम्स इक्वल्स टू 2 साथ में आपका आ जाएगा इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल, दैट इज योर एवोगैड्रो नंबर. सो 2 6 का हो गया 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर आपका आ जाएगा दैट इज 18. सो आप यहाँ से देख सकते हो 10 रेज़ टू पावर 18 से कि हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट इज योर ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. क्लियर? सो यस, ऑप्शन 2 इज द राइट वन. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, जहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने सॉल्व किया है. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन.